अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद इको 401। आज का लेसन नंबर आपका 7 है। इलास्टिसिटीज़ कंटिन्यूड। पिछले चैप्टर में इलास्टिसिटीज़ के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा और जो कुछ रहता था वो आपने इस लेक्चर में कवर करना है। ये लेक्चर छोटा सा है, इसलिए कुछ बातें थी जो बताना चाह रही थी। पहली बात तो ये कि हमारे जो परसेंटेज लगती है पेपर्स में, फाइनल्स में, वो कोरोना के जब से इश्यूज़ हुए हैं स्टार्ट, तब से फ़ाइनल के जो परसेंटेज है वो 65 हो गई है। हालांकि जो पहले होते थे वो 45% होती थी, मतलब आपने 45% मेहनत करनी होती थी फाइनल्स में, और बाकी सारे नंबर्स जो हैं ये क्विज़, असाइनमेंट और मिड टर्म में से आ जाते थे। लेकिन पिछले 2 जो सेमेस्टर गुजरे हैं वहाँ उसमें 65% आपको फ़ाइनल में मार्क्स लेने होते थे। तो एक तरफ से तो फ़ायदा हो जाता था मिड टर्म में, वो आप लोगों को भी पता है, लेकिन जो नुकसान था वो ये था कि फ़ाइनल में 65% मेहनत करनी पड़ती थी मार्क्स हासिल करने के लिए। अच्छा, दुआ है इस बार कि आपकी 45% मेहनत करनी पड़े। तो 45% मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मिड टर्म कैंपस में देने पड़ेंगे। अच्छा, बाकी बात आइए आपके पेपर के हवाले से। पेपर में आपके 30 से 40 MCQs होते हैं, मतलब क्विज टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। वो अब आपके जो टोटल मार्क्स हैं पेपर के, उस लिहाज से डिपेंड करता है कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने रखने हैं उन्होंने, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने रखने हैं और 5 मार्क्स के कितने रखने हैं। तकरीबन सारे जो पेपर हैं उनका पैटर्न यही होता है कि MCQs होते हैं 30 to 40, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो 4 दे दें 5 दे दें, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है मार्क्स के लिहाज से। फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और इसी तरह 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आते हैं आपके लेक्चर की तरफ। इन इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक डिमांड पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, जो 1 से नीचे हो, मतलब 1 से कम वैल्यूज़ होती हैं वो इन इलास्टिक होती हैं। अब ये आपकी बात हो रही है प्राइसेस के लिहाज से। प्राइस एक दफ़ा फॉल करेगी और एक दफ़ा राइज़ करेगी। आपने वहाँ पे बताना है कि हाँ जी आपकी प्राइस राइज़ करेगी तो क्या होगा और फॉल करेगी तब क्या होगा। वो कह रहे हैं एज पी प्राइस राइजेस, प्राइस जब राइज़ कर रही है तो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। इस लिहाज से क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो ग्रेटर होगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से। ये भी बात समझ आ जाती है। ज़ाहिर बात है, जब प्राइस इंक्रीज़ है, प्राइस ज़्यादा है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी ज़्यादा होगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के लिहाज से। तो इस लिहाज से जब TR निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, P इंटू Q होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, आमदनी जो आती है। तो इन इलास्टिस में TR विल आल्सो इंक्रीज़। ज़ाहिर बात है, जैसे जैसे आपकी प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो आपकी आमदनी भी ज़्यादा होगी। अगर मैं कह रही हूँ आपने एक बल्ब बनाया, वो 5 रुपये का है, आप 10 बल्ब बेचोगे तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। अगर वही बल्ब जो है आप 10 रुपये का बेचना शुरू कर दो, प्राइस इंक्रीज़ होगी है 5 रुपीज़, तो आपको जो 10 बल्ब्स की TR आएगी, टोटल रेवेन्यू आएगी, वो 100 हो जाएगी। तो ज़ाहिर बात है, प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो आपको टोटल रेवेन्यू, आमदनी भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट इसी तरह आ जाते हैं प्राइस फॉल में। अब प्राइस डिक्रीज़ करेगी, फॉल करेगी, तो क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इंक्रीज़ होगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से। इसको भी ऐसे देखने, प्राइस डिक्रीज़ हुई है, प्राइस कम हुई है आपकी, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी आपकी जो है वो कम होगी बनिस्बत प्राइस के। तो TR टोटल रेवेन्यू। अब हमारी आम जो सोचें, जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को कहा है कि प्राइस ज़्यादा हो तो आपकी टोटल इनकम ज़्यादा हो जाती है,
प्राइस डिक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, ज़ाहिर बात है, अब वो 5 रुपये का जो बल्ब था वो 10 लोगों ने ख़रीदा तो आपको 50 की आमदनी हुई है। अब वही बल्ब जब मैं 1 रुपये का करूँगी तो हमारे पास जो है टोटल इनकम जो है वो भी 5 रुपये हो जाएगी, कम होगी है, तो TR आल्सो विल आल्सो डिक्रीज़। नेक्स्ट है इनइलास्टिक डिमांड। अच्छा ये देख लें कि ये जो है P के साथ ग्रेटर देन आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि प्राइस हमारी ज़्यादा या कम हो सकती है, क्वांटिटी हम लोग कम नहीं कर सकते, प्राइस को हम लोग जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब आ गई है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या होती है, 1 से ज़्यादा जो वैल्यूज़ होती हैं आपकी। अब इसमें प्राइस राइज की बात हो जाए, एज प्राइस इंक्रीज़, प्राइस राइज करेगी तो क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी, वही बात सिंपल जो आ रही है, प्राइस ज़्यादा करने से क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो लेस देन होगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के। अब इसमें क्या हुआ, आपने प्राइस इंक्रीज़ की है, इलास्टिक डिमांड है, 1 से ज़्यादा लेंगे आप, तो आपकी TRP मल्टीप्लाई क्यू जो है टोटल रेवेन्यू वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये इलास्टिक की बात हो रही है, आपने अपोजिट जाना है, ना कि सिंपल वे में जैसे आप लोग पहले गए हैं। और प्राइस फॉल में प्राइस डिक्रीज़ हुई है, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो लेस होगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से, क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा जी, टोटल रेवेन्यू पे क्या असर होगा, वो भी इंक्रीज़ करेगी, जितनी क्वांटिटी हम लोग ज़्यादा कर लेंगे। वो क्या कहते थे, मैंने आपको कहा था कि 5 रुपये का एक बल्ब है, 10 लोगों ने ख़रीदे हैं तो 50 रुपये हो गए। अगर वही 10 लोग जो हैं मैं आगे 20 कर दूं तो हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये MCQs में ही आ सकते हैं आप लोगों को, ये मैंने येलो हाईलाइट किए, ये भी वो पूछ लेते थे, यूनिट इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू डैश डिमांड, इलास्टिक डिमांड इक्वल्स टू डैश, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, यूनिट में जो है इलास्टिसिटी वो 1 के इक्वल होता है, यूनिट मैथ में भी पढ़ा है यूनिटरी। प्राइस इन राइज में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी, ये तो ऑब्वियस बात है। इक्वल टू 1 है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, मतलब आपकी जो है प्राइस में की परसेंटेज चेंज भी वही होगी और क्वांटिटी की भी परसेंटेज चेंज होगी वो वही होगी 1, क्योंकि यूनिट इलास्टिसिटी है। जब 1 होगी तो आपका TR वो आप 10 कमोडिटी बेच लो उतना टोटल रेवेन्यू होगा, 5 बेच लो उतना ही होगा, तो वहाँ पे आपका TR जो है रिमेन अनचेंज होगा यूनिट इलास्टिसिटी में। और दूसरी बात, जो प्राइस फॉल करेगी उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है द कर्व ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड विल बी अ हाइपरबोला, ये आपका MCQs है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं आपकी प्राइस इलास्टिसिटी को पढ़ने के लिए, या आप लोग उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेहतर बना सकते हैं, तो उसके 3 डिटर्मिनेंट्स हैं। नंबर ऑफ़ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स विद इन द मार्केट, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट है। सेकंड है परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड, और टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, ये आपका वही बात जो मैंने आपको बताया कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपने सिर्फ ये ग्रीन हाईलाइट में डिटर्मिनेंट्स लिख देने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, 3 नंबर के लिए ये हाईलाइट ग्रीन किए हुए बहुत है। अच्छा, अब डिटेल में आते हैं। नंबर ऑफ़ क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि अगर आपको एक चीज़ नहीं मिल रही तो आप दोबारा दूसरी चीज़ उसके अपोजिट में ले सकते हैं। अब वही बात, पेप्सी अवेलेबल नहीं है, उसके अपोजिट हम लोग 7 अप भी ले सकते हैं, कोक भी ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं पेप्सी के। अगर पेप्सी के जो प्रोड्यूसर्स हैं या पेप्सी बनाने वाले हैं वो पेप्सी की प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, तो हम लोगों ने तो पीना कोल्ड ड्रिंक ही है ना, तो वो 7 अप ले लें या कोक ले लें तो बात एक ही है। इस तरह क्या होगा, उनको नुकसान होगा, वो प्राइस अगर इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी जो चीज़ें पहले बिकती थी वो भी रह जाएंगी, तो उनको नुकसान होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ती हैं कि वो कितनी प्राइस ज़्यादा करें कितनी कम करें ताकि उनको नुकसान ना हो। अब आ जाए इनके क्या लिखा हुआ इन्होंने, द मोर
and closer substitutes available in the market, the more elastic demand will be in response to change in price. वही बात जो मैंने आपको पहले कर दी है कि जितना आपके पास ज़्यादा क्लोज सब्सिट्यूट्स होंगे मार्केट में अवेलेबल, उतनी ही इलास्टिक सिटी जो डिमांड की है वो ज़्यादा हो जाएगी कि हाँ जी चलो हम लोग ये छोड़ते हैं पेप्सी को और दूसरी चीज़ें ले लेते हैं. इन दिस केस द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग. वही बात, क्वाइट स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हम लोग पेप्सी नहीं लेंगे, कोक ले लेंगे. पीना तो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक किया, तो कोक और 7 नहीं सही. परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड. यानी पता हमारी जो इनकम है हमने उस लिहाज से गुड्स खरीदनी है. अब जो अमीर हैं या जिनके पास पैसे हैं वो पेप्सी अगर 200 रुपये की भी हो, 300 की हो, ले लेंगे. क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है. बात होती है बेचारे गरीबों की, जिनके पास 100 रुपये की पेप्सी लेने की वो नहीं होती, इतनी उनकी एफर्ट, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लेना, तो 200 की जो लेना बात ही ख़त्म होगी ना. It may be the cause that the smaller the proportion of income spent taken up with purchasing the goods or services, the more inelastic will be elastic demand will be. ज़ाहिर बात है जैसे जैसे हम लोग चीज़ कम लेना शुरू कर देंगे. क्यों? क्योंकि हमारी जो इनकम है वो हम लोग कम इस्तेमाल करेंगे राशन लाने में. जब राशन कम आएगा तो इनइलास्टिक सिटी जो है, इनइलास्टिक सिटी वो ज़्यादा हो जाएगी. टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन. टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है. टाइम की बात होती है कि कभी किसी को जो है आवर टाइम लग गया या उसको इनकम ज़्यादा मिल गई, तो वो जो है ज़ाहिर बात है जब इनकम पैसा होगा तो लोग राशन लेंगे, लोग चीज़ें लेंगे ना. अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग चीज़ें नहीं लेंगे. जब वो चीज़ें नहीं लेंगे, चीज़ें बिकेंगी नहीं और प्रॉफिट जो है पीछे जाके उस ओनर को, उस प्रोड्यूसर को, उस प्रोडक्ट बनाने वाले को नहीं होगा जिसने वो चीज़ बनाई है. तो मकसद कहने का ये है कि हम पर ही डिपेंड करता है कि हमारी डिमांड कितनी अच्छी होती है और कितना उनको प्रॉफिट पीछे जाके वापस उनको मिलेगा. डिमांड टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक इन द लॉन्ग रन. ठीक है ना, ये आपका MCQ है कि डिमांड जो है वो लॉन्ग रन में इलास्टिक हो सकती है. अब वो क्यों हो सकती है? लॉन्ग रन आप मंथ ठहर लें, 2 मंथ ठहर लें तो उसके बाद क्या होगा कि शायद लोगों के पास पैसा आ जाए, उनको ओवर टाइम मिल जाए, तो वो डिमांड कर दें आपके प्रोडक्ट की और आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल होना शुरू हो जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर द 2 वर्ल्ड ऑयल प्राइस शॉक्स ऑफ 1970, ये आपका MCQs कह सकते हो सकता है. 1970 का शॉक हुआ था, प्राइस का शॉक हुआ था. The response to higher oil prices was modest in the immediate period after price increases. जब प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी जो है ये बेचना शुरू कर दो. लेकिन प्राइस इंक्रीज़ होने से जो गरीब आवाम है वो चीज़ नहीं ले सकती. मतलब फिर से वही रिसाइकल हो रहा है स्टार्ट कि आवाम के पास पैसा नहीं है, आवाम वो चीज़ ले नहीं सकती. लेकिन जो सेलर्स हैं, बेचने वाले हैं, उनकी ये कोशिश होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचे. क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा. बट एट टाइम पास्ट, as time passed, people found ways to consume less petroleum and other oil products. तो जैसे जैसे टाइम गुजरा है लोगों ने पेट्रोल की चीज़ें ही इस्तेमाल करना कम कर दी हैं. तो उससे क्या हुआ? फिर से लोगों को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान होगा उन सेलर्स को जिन्होंने बेचनी थी चीज़ें. दिस इंक्लूड्स मेजर्स टू गेट बेटर माइलेज फ्रॉम देयर कार, हायर स्पेंडिंग ऑन इंसुलेशन इन होम्स एंड कार्स, पुलिंग फॉर commuters. The demand for oil become more elastic in the long run. नेक्स्ट है आपकी effects of advertising on demand curve. 2 effects होते हैं. Change the slope of demand curve, make it more inelastic. जैसे ही आप डिमांड कर्व की स्लोप जो है वो चेंज कर देंगे, थोड़ी सी फ्लैट कर दें या थोड़ी सी स्टीप कर दें, तो उसके साथ आपका इनइलास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा. दिस इज़ डन बाय जनरेटिंग ब्रांड लॉयल्टी. ठीक है ना, और ये लॉयल्टी को जनरेट करता है जब आप लोग इनइलास्टिक हो जाते हैं डिमांड्स के थ्रू. लॉयल्टी क्या होती है? सच्चाई, ईमानदारी. तो ये चीज़ें, सच्चाई क्या है कि लोगों के पास पैसा कम है. जब पैसा कम है तो आपकी डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम है तो इनइलास्टिक की तरफ आप लोग मूव करेंगे. शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट बाय टेम्पटिंग द पीपल्स वांट फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट.
और आप लोग अगर डिमांड को ज़्यादा करने चाहते हो तो पीपल की वांट्स को देखते हुए अपनी प्राइस रखो। प्राइस रखते हुए अपने आप को भी देखो कि आप वो प्राइस रख रहे हो पीपल्स की डिमांड पे, तो आपको कोई नुकसान तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो इकोनॉमिस्ट बन गए होंगे। अपनी कोई आपने एक फैक्ट्री लगा ली होगी भाई। चलो रियल में नहीं, आप ख्याली पुलाव तो पका सकते हैं ना, उस पर तो किसी की पाबंदी नहीं है। अच्छा जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पहले जो है हम लोग डिमांड के बारे में बात कर रहे थे, अब सप्लाई के बारे में। ये सारी चीज़ें पिछली हैं। द रिलेटिव रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड टू अ रिलेटिव चेंज इन प्राइस। हम लोग प्राइस की इलास्टिसिटी बात कर रहे हैं, और वो भी सप्लाई के थ्रू। तो फार्मूला क्या था? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय रिलेटिव चेंज इन या परसेंटेज चेंज इन प्राइस। More specifically, the price elasticity of supply can be defined as the percentage change in quantity supplied due to percentage change in supply price। वही चीज़ बार बार आ रही है। हाँ जी, ये है थोड़ी सी, यह आपकी यूनिट इलास्टिसिटी है जो बिल्कुल ओरिजिन से पास करती है। आपकी जो 1 से कम होती हैं वैल्यूज़ या जो होती हैं वो इन इलास्टिक सप्लाई कर्व होती है, और ये वाली आपकी इलास्टिक सप्लाई कर्व है। दो चीज़ें उन्होंने कहा है कि कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटीज़, अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटीज़ बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम कर्व इन्वॉल्व्स आर इलास्टिसिटी मेथड। अगर हम लोग सेम कर्व के अंदर इलास्टिसिटी फाइंड कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो इलास्टिसिटीज़ मेथड होगा। और वाइल कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी एट अ सर्टेन पॉइंट इन्वॉल्व्स पॉइंट इलास्टिसिटी। अगर हम लोग किसी एक सर्टेन पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं इलास्टिसिटी, तो वो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड होगा। ये पीछे आपने डिमांड कर्व के लिए भी पढ़े हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपके 3 जो हैं वो डिटर्मिनेंट्स थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। 2 हैं डिटर्मिनेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। इफ़ कॉस्ट इंक्रीज़, जैसे जैसे आपके प्राइस की आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है प्राइस इंक्रीज़ होती है, लोअर विल बी सप्लाई। ज़ाहिर बात है, मैं बार बार वही बात कर रही हूँ, पता नहीं आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ज़्यादा करते हैं तो ज़ाहिर बात है लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे और आपकी सप्लाई जो है प्रोड्यूसर्स की सप्लाई वो कम हो जाएंगी। लोअर द कॉस्ट द मोर विल बी सप्लाई। इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग कॉस्ट को कम करते हैं तो लोग ज़्यादा लेंगे चीज़ों को, और डिमांड जो है चीज़ों की ज़्यादा होने से सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। अमाउंट ऑफ टाइम गिवन टू क्वान्टिटी रिस्पॉन्ड टू अ प्राइस इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज। हमारे जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर कि आया हम लोगों ने प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। देयर मे बी इमीडिएट टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड। और 2 टर्म के वो टाइम पीरियड दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। और इस लिहाज से आपने देखना होता है कि आपने प्राइस अपने प्रोडक्ट की इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है, क्योंकि हमारा जो प्रोड्यूसर्स का या चीज़ बनाने वाला का मकसद क्या होता है कि हम लोग चीज़ बना के उस हद तक बेचें कि उनको भी नुकसान ना हो और लोगों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।